हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकाश कुमार। हम आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस प्रोविजंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को अपहेल्ड किया है और जो बहुत सारे पिटीशन डाले गए थे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूट किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से और जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मतलब क्या है। इसको एक डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है उसमें बेसिकली तीन प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? देखिए, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत या फिर आ, जो भी ब्लैक मनी आप इकट्ठा करते हैं किसी भी इलीगल एक्टिविटी के तहत, इस पैसे को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट कर दें, कह देते हैं कई सारे लोगों को हमने इकट्ठा किया, का हम आपके अकाउंट में पैसा जमा करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो कई सारे अकाउंट में जब हमने पैसा इकट्ठा किया, इनको इंटीग्रेट करके अगर हम किसी कंपनी में जो कि शेल कंपनी है, या फिर हम क्या करें कि लूप करके हम उस कंपनी में डिफरेंट टाइप के इनवाइसेस जमा करके हम उसे वाइट बनाने की कोशिश करें और वापस से इसको हम लोग इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर दें, लग्जरी एसेट खरीदने में या फिर डिफरेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने में, तो समझ लीजिए कि हमने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। देखिए, इस प्रोसेस में बहुत लोग जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, और बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो लोग बहुत पैसा अर्न भी करते हैं। तो होता ये है कि जब ये बहुत पैसा अर्न करते हैं, तो इस पैसे को ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी में बेसिकली खर्च करते हैं, जैसे कि टेररिज्म हो गया और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी में, जिससे क्या हो सकता है कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो सकता है। इसीलिए इट इज द मीनेस ऑफ एनी कंट्री। तो इसको हम किसी भी तरीके से रोकना चाहेंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया। ठीक है, उस एक्ट के सेक्शन 3 में इसको डिफाइन किया गया है। उसमें कहा गया है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अगर आप इंडल्ज होते हो, जिसके तहत आप किसी भी क्राइम के थ्रू जो भी पैसा आपने अर्न किया है, अगर आप उसको अनटेंटेड प्रॉपर्टी के फॉर्म में और व्हाइट मनी के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं आप, तो ये एक्टिविटी मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगी और इसके तहत आपको पीनलाइज किया जा सकता है। अब देखिए, गजब की बात यह है कि यहाँ पर एंड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब इस एंड शब्द का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी है, उसके पास ब्लैक मनी है और अगर वो उसको व्हाइट में कन्वर्ट करता है, तो जब मैं एंड शब्द का इस्तेमाल यहां पे करता हूं, तो इसका मतलब कि वो आदमी जो ब्लैक है, ब्लैक मनी रखे हुए और वो व्हाइट में कन्वर्ट करता है, केवल वो पकड़ा जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर इसे हटाकर हम और शब्द का प्रयोग करें, तो इसका मतलब होगा कि इस एक्टिविटी में जो लोग हैं वो सभी के सभी बेसिकली कल्पिट माने जाएंगे। समझ में आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात कही कि भैया देखो, ये एंड शब्द तो नहीं चलेगा, ये जो शब्द किया है और से रिप्लेस किया जाना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये और हो जाएगा, इसका मतलब कि केवल वही आदमी नहीं जिसके पास ब्लैक मनी है, वो सभी लोग जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो सभी के सभी लोग जो होंगे वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत क्रिमिनल पाए जाएंगे और उन सभी को पिनलाइज किया जाएगा। तो इन अ वे सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन को अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाइड कर दिया है। तो पहला जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का जो है, वो सेक्शन 3 में अमेंडमेंट को लेकर है। ठीक है, दूसरी बात जो इस एक्ट में कही गई और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने इस जजमेंट में कि अक्सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कई बार टूल की तरह इस्तेमाल करती है, ये माना जाता है। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक यूनिक लेजिस्लेशन है और इसका अपने आप में इंपॉर्टेंस है। तो इससे आप ये ना समझे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि वो डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर और बाकी लोगों को परेशान कर सके। तो ये कोई परेशान करने वाला टूल नहीं है, इट इज लिटरली अ वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन। समझ में आ गया? इसके तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत
एक बॉडी बनाई गई है, उसका नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ये अधिकार दिया जाता है इस एक्ट के तहत कि वो कभी भी, अगर मान लीजिए कि कोई ब्लैक मनी करके किसी ने एसेट खरीदा है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अगर ये लगता है कि ये ब्लैक मनी के थ्रू किया गया है, तो फिर वो उसको क्या कर सकती है, उसको सर्च कर सकती है, उसको सीज कर सकती है। अब पिटिशनर ने कहा कि ये तो बड़ी गलत बात है, सुप्रीम कोर्ट केवल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट केवल डाउट के बेसिस पर, केवल शक के बेसिस पर किसी की प्रॉपर्टी कैसे सीज कर सकती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल कर सकती है, लेकिन देर आर सर्टेन प्रोविजो अवेलेबल फॉर दैट। तो इसमें कोई नेचुरल जस्टिस नहीं जा रहा है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पावर को अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इसके अलावा एक और बात करते हैं, ईसीआईआर। देखिए ये गजब बात है। देखिए नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने क्राइम किया, तो उसके एफआईआर पहले रजिस्टर किया जाता है, उसके बाद पुलिस चाहे तो उसे अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन पुलिस अरेस्ट करे उससे पहले एफआईआर होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब यहां पर कई सारे पिटिशनर ने कहा कि कभी भी अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी को अरेस्ट करती है, तो उससे पहले ईसीआईआर यानी कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को सबमिट करना या फिर उसको लिखना बहुत जरूरी है। ये ईसीआईआर रिपोर्ट आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत है। ईसीआईआर और एफआईआर में अंतर होता है, समझ में आ रहा है? एफआईआर पुलिस रिपोर्ट करती है, ईसीआईआर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को रिपोर्ट करती है। तो किसी के अरेस्ट से पहले ईसीआईआर का होना जरूरी नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चाहे तो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उस मनी लॉन्ड्रिंग में एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। लेकिन ईडी को यह बताना पड़ेगा कि वो किस वजह से उस आदमी को अरेस्ट करे, वो रीजन बताना पड़ेगा। दैट कम्स अंडर द नेचुरल जस्टिस। समझ में आ गया? इसके अलावा रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर भी पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के पास उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि नॉर्मल अगर किसी एक्टिविटी में कोई एंगेज होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो हमेशा प्रोसिक्यूटर के पास होता है। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या होगा। मान लीजिए कोई एक्यूज एक्स है और दूसरा आदमी है वाई, ठीक है, जो विक्टिम है। तो अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि विक्टिम जो होता है उसका जो लॉयर होता है वो ये चीज कहेगा कि भाई एक्स ने क्राइम किया है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए किसी आदमी ने मनी लॉन्ड्रिंग किया है तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने जो है बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो क्रिमिनल के ऊपर होगा कि वो प्रूफ करे कि वो निर्दोष है। तो कई लोगों ने कहा ये तो गलत बात है, ये तो आईपीसी प्रोविजंस के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये बिल्कुल सही है। मनी लॉन्ड्रिंग जो कर रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रूफ करे कि वो किस तरीके से निर्दोष है। ठीक है, इसके अलावा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन को लेकर भी कहा गया। आपको पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट में एक क्लॉज है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, समझ में आ गया आपको? उसके तहत नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। इसका मतलब कि किसी भी आदमी को उसी के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये है कि अगर कोई भी आदमी जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के में बेसिकली इन्वॉल्व था, अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उससे ये कहवाया या फिर उसने कहा कि भैया आप बताइए कि आपने क्या किया है, और अगर उसने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने ये कबूल कर लिया कि भाई उसने जो किया है वो सही में मनी लॉन्ड्रिंग है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस रिकॉर्ड को लेकर कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट जो होगा उसे एक्सेप्ट करेगी। तो पिटिशनर ने कहा ये तो क्लॉज 20 आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अगेंस्ट है, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है वो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है। तो यहां पर तो आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व आदमी था उसको अपने ही अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए मजबूर किया है। तो ये तो गलत है, ये तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि पुलिस अगर किसी का एविडेंस गैदर करती है तो वो कोर्ट में डाले। ठीक है, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये काम कर सकती है क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये अधिकार दिया गया है। और एक बात और, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये जो पावर दिया गया है
ये प्रोपोर्शनेट है, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि मनी बिल के थ्रू आपने अमेंडमेंट लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई देखो, अभी ये हम लोग हायर बेंच में ले जाएंगे, 3 जज बेंच है, उसमें हम लोग ले जाएंगे, उसमें बेसिकली हायर बेंच में जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेदर ये मनी बिल के थ्रू पास होना या नहीं होना, कि किस तरह कितना सही है कितना गलत है। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो एसेंस है उसको अपहोल्ड किया है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत ज्यादा पावर दिया है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी को किस तरीके से कर्व करेंगे। समझ में आ गया? और उनको और भी ज्यादा पावर दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस को हटाने के लिए, उससे कॉम्बैट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया है, और किसी भी तरीके से अगर कोई भी आदमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होगा तो उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पिनलाइज किया सकता है, और उसको पिनलाइज कौन करवाएगा? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में भी जान लेते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसका काम है इन्वेस्टिगेट करना इकोनॉमिक क्राइम्स, वायलेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉज। इसके तहत जो लेजिस्लेशन जिनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देखती है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज 1974। जिन एक्ट के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर दिया गया है। ठीक है? अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है? थैंक यू।